जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बिहार मद्य निषेध दारोगा एग्जाम में जो है साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार एनसीईआरटी से हूबहू उठाकर पूछे गए थे, लाइन बाय लाइन। तो आज हम लोग देखेंगे कि जियोग्राफी के जो भी प्रश्न थे वो भी एनसीईआरटी से, कथन निष्कर्ष वाले जितने भी प्रश्न थे खासकर वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो हम लोग देखेंगे कि वे सभी प्रश्न एनसीईआरटी के किस बुक में है और किस चैप्टर से पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका कि कॉलम 1 में फसल है और कॉलम 2 में फसलों की विशेषता है, इसे मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं। चावल के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता। तो 1 का सी हो जाएगा। चाय के लिए चाहिए होती है उष्ण और आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता। तो 2 का ए हो जाएगा। और 3 गेहूं के लिए शीत उपजाऊ ऋतु की आवश्यकता होती है। तो 3 का बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि यह प्रश्न एनसीईआरटी में हूबहू है। जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है कृषि। यहाँ से हूबहू प्रश्न उठाया गया है। देखिए चावल के बारे में दिया गया है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो यही आपके ऑप्शन में दिया गया था, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। बाकी अब जब दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि चावल के उत्पादन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है और कितने वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला था चाय के बारे में। तो चलिए चाय वाला भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ है चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु तथा चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पूछा गया है ना, ऑप्शन दिया गया है कि उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता। तो चाय का ये हो। अब चलिए गेहूं का देखते हैं। तो जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में ही कृषि का पढ़ेंगे तो गेहूं के बारे में भी दिया गया है कि रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा के लक्षण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका काली मृदा। काली मृदा इसका सही आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न भी एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। जब आप क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 तो मृदा के चैप्टर से यहाँ पूछा गया है, काली मृदा के बारे में दिया गया है। और यहाँ पढ़ेंगे कि ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न हूबहू उठाया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमि अवनयन के मुख्य कारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अतिचारण, जल जमाव, खनिज और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उपरोक्त सभी। ये प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। जब आप क्लास 10th का ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तब आपको वहाँ देखने को मिलेगा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो यहाँ आपको बताया गया है, देखिए अति पशुचारण जो आपका कथन 1 में है। फिर है खनिज प्रक्रिया, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़े के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। और फिर औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। और फिर आपको यहाँ दिया गया है अति जल भराव है। तो ये भी आपको यहाँ देखिए अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 10th क्लास के एनसीईआरटी से ही 2 प्रश्न मिल गए हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी। देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी के क्लास 9th के एनसीईआरटी से पूछा गया, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देखिए पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 12 में है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1500 मीटर। तो यहाँ से ये प्रश्न बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है? तो देखिए भारत के नक्शे से यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पूर्व में कौन सा संरचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पटकाई। अब देखिए यह प्रश्न जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, तो यहाँ से देखिए 9th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से 2 प्रश्न बन गए। तो इसमें देखिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या था।
तो देखिए मैकालू पर्वत, गारो पहाड़ी और डाफला पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ी। तो देखिए सबसे उत्तर सबसे पूर्व में कौन है, तो पटकाई बूम है। यहाँ देखिए सबसे पूर्व में पटकाई बूम है। बाकी देखिए मैकालू है यहाँ, उसके बाद गारो खासी जयंतिया यहाँ है और डाफला था तो डाफला यहाँ है। देखिए सबसे पूर्वी में कौन है, तो पटकाई बूम है, इसलिए पटकाई बूम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ी। देखिए जब आप क्लास 11th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, और यहाँ आपको टॉपिक मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न बना है कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी। तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए बना है, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए कि इस प्रकार सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से बनाए गए, और खासकर कथन निष्कर्ष वाले जितने भी प्रश्न आप एग्जाम में बन रहे हैं वो हूबहू आपका एनसीईआरटी से बनाया जा रहा है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और जितना जल्दी आप लोग ये समझ जाएंगे उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। देखिए ये प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जावर तांबा। जावर में तांबा नहीं बल्कि जिप्सम और चांदी निकलता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। तो देखिए ये प्रश्न आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, और एनसीईआरटी की बात करें तो ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यहाँ से बनाया गया। तो ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तब अलग अलग पेज में आपको सारे खनिज क्षेत्र के बारे में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाघ अभ्यारण्य है और उसका जो राज्य है उसको मिलाना था। तो देखिए सरिस्का जो है राजस्थान में है, बस एक ही आप मिलाते हैं तो आपका आंसर मिल जाता। 1 का 3 है तो 1 का 3 केवल एक ऑप्शन में सी। बाकी बांदीपुर है जो कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है आपका, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और दुधवा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये प्रश्न भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा आसानी से। तो देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे सभी एनसीईआरटी से थे, और 4 से 5 प्रश्न जो थे वो आपका बिहार स्पेशल से था। तो यदि आप लुसेंट और उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, और खासकर कथन निष्कर्ष वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, वो तो आपको एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगला सब्जेक्ट किस टॉपिक का चाहिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।